नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल मामले की सुनवाई। राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल ने बताया संविधान सम्मत, कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए की सिफारिश। तीन दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे यूएई के भावी सुल्तान। रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी बातचीत। कल उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी का केरल दौरा। विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दी एकजुट होने की नसीहत। असम में अमित शाह ने विकास के लिए मांगा वोट। पंजाब में स्वाइन फ्लू का कहर। 4 दिन में 7 और लोगों की मौत, आंकड़ा पहुंचा 30 के पार। हरियाणा में सामने आए 24 नए मामले। और 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स में 262 अंकों की गिरावट। निफ्टी 83 अंक टूटा। वैश्विक बाजारों में मंदी का असर। और शुरुआत पहली खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज अरुणाचल में लगे राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल की तरफ से पक्ष रखा गया। संविधान पीठ के सामने राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश संविधान के तहत की गई है और ये विवेक से लिया गया फैसला है जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर नहीं आता है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल मामले में सुनवाई के दौरान राज्यपाल ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कहा गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लोकतंत्र को बचाने के लिए की गई, लिहाजा ये फैसला बिल्कुल सही था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने ये भी कहा गया कि विधानसभा स्पीकर की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई थी। कोर्ट को बताया गया कि विधानसभा की बैठक को किसी भी वक्त बुलाने का अधिकार राज्यपाल को संविधान से प्राप्त है। देखिए, जब भी किसी केस की बहस होती है तो माननीय न्यायाधीश उस पक्ष के संबंध में जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी आर्गूमेंट्स होती हैं, उसको वो उसके औचित्य को देखते हैं, सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं। लेकिन ये टिप्पणियां जो होती हैं ये केस की बहस के लिए होती हैं। अब वो न्यायालय का कोई आदेश माना जाए ऐसा नहीं होता है। न्यायालय का निर्देश अंत में बहस सुनने के बाद आएगा। जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में नज़ीर होगा। गवर्नर के जो भी एक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं हो सकती, मगर गवर्नर ने जो भी एक्शन लिया है उसके ऊपर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या ये एक्शन जो लिए गए हैं वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में है, या इनवैलिड है, सिर्फ सरकार को गिराने के लिए ही किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट के बाद सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की कुछ शक्तियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई कार्रवाई भी गलत नहीं होती है। अरुणाचल मामले में सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों से सुप्रीम कोर्ट संविधान से जुड़े कई अहम सवाल पूछ रहा है और उनके जवाब का असर इस मामले के फैसले पर भी पड़ना निश्चित है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस फैसले को आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन से जुड़े मामलों में एक नज़ीर के रूप में देखा जाएगा और इसके व्यापक परिणाम होंगे। दिल्ली से कैमरामैन अश्वनी के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इसी मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वीके अग्निहोत्री साहब, जो कि पूर्व महासचिव हैं राज्यसभा। आपको बहुत बहुत स्वागत है अग्निहोत्री साहब। आपसे इस मसले पर तमाम पहलू जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे अपने न्यूज़ रूम का, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी सुनवाई पर नज़र बनाए हुए हैं। रविंद्र, अगर आज की सुनवाई की बात करें, आज राज्यपाल ने भी अपना पक्ष रखा है और जिस तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं, क्या अहम पहलू आज सामने आए हैं इस मामले में? देखिए प्रीति, जिस तरीके से सवेरे से आज कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो गवर्नर की तरफ से उनके जो वकील हैं सत्यपाल जैन और टी आर
अरुणोदय जी, उनकी तरफ से अपना वक्तव्य रखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों उन लोगों को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी पड़े। उसके जो तमाम कारणनात थे उनको गिनवाया गया, जिसमें कहा गया कि क्योंकि वहाँ पे जो लोकतंत्र था उसको बहुत खतरा था और उसको बचाने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्यपाल के साथ एक वक्त पर दुर्व्यवहार भी किया गया, वो सब बातें बताई गई। किस तरीके से क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो सरकार अपना विश्वास मत खो चुकी थी और जिसकी वजह से ये तमाम जो है राजनीतिक संकट उत्पन्न हो रहा था। कुछ विधायक जो है वो चीफ मिनिस्टर में आस्था नहीं रख रहे थे और स्पीकर जो है उसका भी आचरण संदेह के घेरे में था। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की गई। उसके साथ ही साथ जो कल सवाल खड़े किए थे कोर्ट ने पिछली तारीखों में, उनका जवाब देते हुए उन्होंने आज जो है राज्यपाल की तरफ से पक्ष रखा गया कि संविधान की जो अनुच्छेद 174 है उसके तहत राज्यपाल को इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी वक्त पे जब उनको ज़रूरत महसूस हो तो अपने विवेक का फैसला करते हुए विधानसभा के सत्र को आगे या पीछे और किसी भी वक्त बुला सकते हैं। साथ ही साथ जो संविधान की धारा 361 अनुच्छेद 361 है और 163(2) उन दोनों का हवाला देते हुए आज उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है संविधान की धाराएं अधिकार देती हैं विवेक का। विवेक जो है राज्यपाल का वो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता है और वो न्याय करने के लिए वो फैसला लेने के लिए संविधान उनको अधिकार देता है, जिसकी वजह से उनके जो उन्होंने न्याय अपने जो विवेक का फैसला लेते हुए ये जो सिफारिश जो है राष्ट्रपति शासन की वो की थी। और राज्यपाल का विवेक किसी भी कानून के दायरे में या न्यायिक प्रक्रिया से बाहर है। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल रवीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अग्निहोत्री साहब, जिस तरह संवैधानिक पीठ की टिप्पणियां सामने आई हैं इस मामले में और जो आज राज्यपाल ने पक्ष रखा है अपना, उस पर क्या राय है आपकी, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा शुरू में ही कि राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया अरुणाचल प्रदेश में वो तो विवेक का मुद्दा है। आई मीन आपके राज्यपाल के विवेक का मुद्दा है। लेकिन जो कह रहे हैं आपके रिपोर्टर कि संविधान का सत्र बुलाना 174 अनुच्छेद के अंदर वो उनके विवेक का मुद्दा है, ये मेरी समझ में सही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो जहाँ तक कि ये उन्होंने अपना दिया रिकमेंडेशन कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए, तो उस पर तो खैर सुनवाई जो चल रही है इसमें राज्यपाल को पक्ष रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निर्णय तो ये तो प्रेसिडेंट का निर्णय है, राष्ट्रपति का निर्णय है कि जवाबदेही तो राष्ट्रपति के निर्णय के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखी, उसमें एक रिपोर्ट है, इनकी ज़रूरत है, रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है मेरे समझ में, यानी कि उन्होंने क्या रिपोर्ट रखी। ये नहीं कि राज्यपाल वहाँ कोर्ट के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमने ये बोला ये किया, वो नहीं होगा। मेरे समझ में उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को जिसके की बेसिस पर ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो उसकी चर्चा हो रही है। यानी आप मानते हैं वो जो है वो विवेक के अंदर है, इसलिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल। यानी आप दो अलग अलग मसले कह रहे हैं, एक विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर जिसे आप सही नहीं मानते, लेकिन राष्ट्रपति शासन को लेकर आप फैसला सही मानते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थितियां अग्निहोत्री साहब पहले रही हैं, इस तरह की स्थितियां क्या हमने इतिहास में देखी? नहीं, इतिहास में तो प्रेसिडेंट रूल तो काफ़ी 100 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। नहीं, जिस तरह से सरकार इस तरह की जो इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों को अलग अलग रखिए। तो जहाँ तक कि राष्ट्रपति का शासन बुलाने की वो है, राष्ट्रपति का शासन लागू करने की का जो मुद्दा है, उस पर तो तमाम 100 से ऊपर हैं, उदाहरण हैं। लेकिन किसी राज्य का विधानसभा का सत्र बुलाना है जिसमें कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर अपने विवेक का उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उस तरह के तो उदाहरण ज़्यादातर नहीं है। हमारे समझ में तो कोई भी उदाहरण नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है जो कि राज्य है और दूसरे जो हैं वो कि आपके जो बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। इन दोनों के अलग अलग तरह के संविधान हैं और जहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तो एक तरह से दे आर अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, तो उसमें जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है वो होता है। लेकिन जो राज्यपाल हैं, जो कि राज्य के राज्यपाल हैं, उनको तो जो वहाँ पर
आपके जो मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह से ही काम करना चाहिए, जैसा कि हमारा प्रेसिडेंट भी करता है। प्रेसिडेंट जो है कभी भी पार्लियामेंट का सेशन अपने विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया है कि राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है और वो किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसका फैसला नहीं आ सकता, तो क्या आप मानते हैं जो सत्र बुलाने का फैसला है, क्या ये आपको लगता है विरोधाभासी है? एक तरह से अपना पक्ष भी रखा जा रहा है और कहा जा रहा है न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। कैसे सुनवाई है, क्या इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है? नहीं, वही बात हो रही थी कि विवेक, जहाँ पर उनको विवेक के अनुसार काम करना, वैसे मेरा नाम विवेक ही है। जी जी जी। जहाँ उनको विवेक के अनुसार काम करना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके विवेक का प्रोविज़न है कि वहाँ पर वो किसी को पार्डन कर दें या राष्ट्रपति शासन का काम के लिए बात अपना दे दें रिकमेंडेशन। जहाँ विवेक के अनुसार काम करना है वो तो न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आता। ठीक है। लेकिन जहाँ पर उनको मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है वो विवेक का काम नहीं। अब इसके बाद के आगे की राह क्या दिखती है अग्निहोत्री साहब? ये संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी, कुछ टिप्पणी करेगी, जिस तरह से समीक्षा करेगी वो सामने है, उसके बाद क्या है? क्या फिर से ये मसला विधानसभा में जाएगा? किस तरह से आगे क्या होगा? अब मैं तो नहीं कह सकता आगे क्या होगा, क्योंकि ये चर्चा पहले भी यहाँ हो चुकी है और जो भी हमारे एक्सपर्ट आए उन्होंने यही कहा कि आगे की जो कार्रवाई है वो तो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करती है। तो मेरे लिए कहना कि क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कोर्ट का निर्णय आएगा तब फिर उसके आगे उसी के अनुसार कार्रवाई गवर्नमेंट को और राज्यपाल को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निहोत्री साहब, तमाम पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए, इस मसले पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल पहली खबर में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। Breaking tomorrow on Rajya Sabha television. One of the greatest scientific discoveries of our lifetime. A major scientific achievement that will change our understanding of the universe. Live on Rajya Sabha television. 8 p.m. onwards on the 11th of February. Keep watching. संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस 3 दिनों की यात्रा में आज भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी एयरपोर्ट पर अगवानी की। कभी पाकिस्तान के करीब रहने वाला यूएई अब भारत के साथ रक्षा, सुरक्षा से लेकर व्यापार और आतंकवाद के मसले पर भारत से सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। आबू धाबी के राजकुमार संयुक्त अरब अमीरात की सेना के उप सर्वोच्च कमांडर भी हैं। वे अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ भी मुलाकात करेंगे। यूएई भारत के साथ रक्षा उत्पादन और प्रशिक्षण के अलावा नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग शुरू करना चाहता है। This would provide an opportunity to have detailed discussions to consolidate the domains of the existing partnership and also to constructively build on the vision of the comprehensive strategic partnership. In some new areas, new agreed areas, which are, if I may name a few, production of defense equipment in India, strategic partnership in security, in counterterrorism, cooperation in nuclear and the space sector, in energy sector, including renewable energy. यूएई और खाड़ी क्षेत्र में करीब 70 लाख भारतीय रहते हैं। वहां से हर साल भारत में 15 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आती है। अमेरिका और चीन के बाद भारत यूएई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। खाड़ी क्षेत्र और अरब में आतंकवाद और आईएस की पैठ ने भी यूएई को सतर्क किया है। यूएई ने बीते 1 साल में कई ऐसे लोगों को भारत को सौंपा है जिनका आईएस से ताल्लुक रहा है। इस मामले में दोनों देश और सहयोग के इच्छुक हैं। The figure mentioned in our joint statements was investments up to $75 billion. That needs to be realized over time. The first such step in this direction would be taken when we discuss about UAE investments in our National Investment Fund. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल यूएई गए थे। वहां उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध मस्जिद का दौरा किया और यूएई ने मंदिर बनाने के लिए जमीन की भी घोषणा की थी।
यूएई ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 75 अरब डॉलर निवेश की इच्छा भी जताई है। इस यात्रा के दौरान ऐसे कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यूएई के साथ भारत के अभी तक व्यापारिक संबंध थे, जो अब तेजी से रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों में तब्दील हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य पूर्व और अरब देशों के बीच भारत की साख बढ़ रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। केरल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर एकजुट होने को कहा है। केपीसीसी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ गठबंधन नहीं करने की भी अपील की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। Congress party is in a position to win the election. There is only one thing that the Congress party needs to do. The CPM cannot defeat the Congress party in Kerala. ये नसीहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए थी। राहुल गांधी ने केरल दौरे के दूसरे दिन केरल कांग्रेस कमेटी की बैठक में शिरकत की। तिरुवनंतपुरम में हुई इस बैठक में राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एकजुटता की नसीहत दी। राहुल का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी को राज्य में सोलर घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामले में संकट का सामना करना पड़ रहा है। Once the election is over, you are more than welcome to fight among yourselves. For 1 or 2 months, I would request the Congress family and the senior leaders, please hold hands, join up in spirit, work together, and let the Congress party rule Kerala again for another 5 years. पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीपीएम से किसी भी तरह के गठबंधन से असहमति दिखाई है। ये बात उन्होंने राहुल गांधी के सामने भी रखी। केरल में यूडीएफ गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के लिए वामपंथी सीपीएम ही सबसे बड़ी चुनौती है। सीपीएम ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। He is trying to divert the attention from the real issues. Actually, in Kerala, there is no government at all. There is no governance in Kerala. It is only corruption. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मनरेगा पर प्रधानमंत्री के संसद में दिए बयान की भी तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार की मनरेगा योजना ने गांवों की स्थिति को बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कोकराझार और नौगांव में रैली करके इस मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो असम और बोडोलैंड के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को असम के कोकराझार में रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं, ये बोडोलैंड के विकास का दस्तावेज है। आपने 1000 करोड़ रुपया मांगा है, उससे कुछ अधिक ही भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए देने वाली है। अमित शाह ने असम की कांग्रेस सरकार पर घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने विकास के लिए बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। 1,80,000 करोड़ के आसपास के काम में कैबिनेट शंका जताई। अगर असम के अंदर से, इस बोडोलैंड की पवित्र धरती से ये अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी अगर दूर करना है तो यहाँ पर बीपीएफ बीजेपी की सरकार बनाइए। बीजेपी ने इस साल असम विधानसभा चुनाव के लिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया है। प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी अध्यक्ष की रैली से साफ है कि बीजेपी गठबंधन के जरिए आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमन हेडली का आज बयान दर्ज नहीं किया जा सका। तकनीकी दिक्कतों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेडली का बयान रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कल फिर हेडली का बयान दर्ज किया जाएगा। पिछले 2 दिन की गवाही में हेडली ने मुंबई हमले से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। हेडली ने बताया है कि मुंबई हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हेडली का दावा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ काम कर चुका है। डेविड हेडली की सुनवाई आज सुबह 7 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण अमेरिका ने हमें विनती की कि आज की सुनवाई को एडजर्न किया जाए। अमेरिकन एक्सपर्ट ने बार बार उनके एफर्ट्स जारी रहे,
फिर भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं रिमूव हुए और इसलिए कल तक सुनवाई टाल दी है। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन नियम को दोबारा लागू करने को लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बारे में कल ऐलान हो सकता है। दिल्ली सरकार ने जनता से ईमेल और पब्लिक मीटिंग के जरिए ऑड इवन नियम को दोबारा लागू करने के लिए राय ली थी। राज्य सरकार का दावा है कि इसके लिए करीब 30,000 ईमेल और 10 लाख के करीब कॉल आई थी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ऑड इवन नियम चलाया था, जिसमें ऑड तारीख के दिन ऑड नंबर और इवन तारीख के दिन से इवन नंबर की निजी गाड़ियां चलती थीं। सियाचिन हिमस्खलन हादसे में बचे हनुमंथप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पूरे देश में लोग हनुमंथप्पा की सलामती की दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हनुमंथप्पा की मां को चिट्ठी लिखकर उन्हें बहादुरी की मिसाल बताया है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हनुमंथप्पा की सलामती के लिए दुआ करने की ये तस्वीरें वाराणसी, भोपाल और मुंबई की हैं, जहां पूजा अर्चना करके हनुमंथप्पा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। बनारस में लोगों ने सियाचिन के जाबाज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो भोपाल में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने हवन का आयोजन किया। तो वहीं मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं अस्पताल में, हम भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें प्रसन्न करके कि उनको फिर से नया जीवन दे, दीर्घायु हो, स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके कामना कर रहे हैं। हम गणपति के चरणों में प्रार्थना किए कि उसको अच्छी सुख समृद्धि मिले, उसके शरीर उसको अच्छी तरह से वो सुरक्षित रहे और इस पूरे जो संकट में से वो बाहर आकर देश की सेवा करने का उसको मौका फिर एक बार मिले। इधर दिल्ली में लांस नायक हनुमंथप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक वो अभी कोमा में है और अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी के लिए बहुत नाजुक हैं। निमोनिया से पीड़ित हनुमंथप्पा का लीवर और किडनी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। The authorities of the Airfield Hospital have told us that they are taking all due care of him, and about him the health bulletin is also being issued. It is too early to say anything. They will like to wait for some more time before saying anything about it. What is his condition as of now, sir? His condition still continues to be critical. हनुमंथप्पा सियाचिन में 3 फरवरी को हिमस्खलन की चपेट में आए। 10 जवानों में शामिल थे जो 6 दिनों तक 35 फीट मोटी बर्फ की परत के नीचे दबे रहने के बाद भी जिंदा निकाल लिए गए। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। सियाचिन हादसे में मौत को मात देकर लौटे लांस नायक हनुमंथप्पा दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सारे मिलकर इस महानायक की नई जिंदगी की मिलकर दुआ कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों का सम्मेलन आज संपन्न हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 47वें सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि राज्यपालों पर देश के संविधान की रक्षा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यपालों से सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए भागीदार बनने की भी अपील की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। 2 दिन के सम्मेलन में सुरक्षा, आतंकवाद, घुसपैठ के अलावा सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से उत्प्रेरक की भूमिका निभाने की अपील की। पंजाब में स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा 31 हो गया है। पिछले 4 दिनों में इससे 7 लोगों की जान चली गई है। बीते कुछ दिनों से H1N1 वायरस ने राज्य के भटिंडा, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, मोगा और मनसा में अपना ज्यादा असर दिखाया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस बीमारी के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू की वजह से एक और मौत हुई है। यहां अभी तक इस वायरस के 5 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक जेम्स क्लेपर ने बयान दिया है कि पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। सीनेट की समिति के सामने उन्होंने कहा कि इनमें तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान हमले से जुड़े आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी जेम्स क्लेपर के आकलन से सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी गुटों के बीच
अंतर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच बराक ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को $86 करोड़ यानी 5,839 करोड़ रुपए की मदद का प्रस्ताव पेश किया है, जो मिलिट्री हार्डवेयर, आतंकवाद से लड़ाई, न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा और भारत से संबंध सुधारने के लिए है। अमेरिका ने श्रीलंका को भी $31 मिलियन की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव किया है। और बात शेयर बाजार की, जहां आज लगातार तीसरे दिन बिकवाली हावी रही। वैश्विक बाजार में सुस्ती और डॉलर के मुकाबले रुपए में नरमी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 52 हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया। सेंसेक्स 262 अंक लुढ़ककर 23,758 पर और निफ्टी 82 अंक लुढ़ककर 7,215 पर बंद हुआ। बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली हावी रही। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 1.15% गिरकर 12,035 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 1.4% की कमजोरी के साथ 10,280 पर बंद हुआ है। बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, ऑयल एंड गैस और पावर शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव देखने को मिला। मुंबई में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन फिल्म निर्माताओं ने विज्ञान पर बनी फिल्मों के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। साथ ही समारोह में कार्यशाला भी हुई। इनमें अलग अलग श्रेणियों की फिल्मों को दिखाया गया। मुंबई में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत राज्यसभा की बनाई फिल्म कॉन्जेक्चर्स से हुई। ये फिल्म मशहूर गणितज्ञ रामानुजम के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्माण फिल्म निर्माता नंदन कुडियाडी ने किया है। कुडियाडी ने फिल्म निर्माण से जुड़े तकनीकी जानकारियों को भी साझा किया। समारोह में इस बार विज्ञान को बढ़ावा और प्रचार पर काफी जोर दिया जा रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन ने द कोर ऑफ साइंस कम्युनिकेशन विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं तो आपको उन सवालों के जवाब को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार समारोह के दूसरे दिन फिल्म प्लांट, टिश्यू कल्चर, वन संरक्षण पर, द वैनगार्ड्स ऑफ अंगुल, जुगाड़ तकनीक पर बनी सूझबूझ से संशोधन और पवन ऊर्जा पर आधारित कनाव्यू वरियम, कश्मीर के झील पर बनी सेविंग द सेवियर, कर्नाटक के हम्पी के पुरातात्विक इमारतों के रंगों पर बनी फिल्म मोनोमेंटल साइंस ने लोगों को काफी आकर्षित किया। इन फिल्म निर्माताओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। राष्ट्रीय साइंस फिल्म महोत्सव की प्रतियोगिता श्रेणी में कुल 45 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि गैर प्रतियोगिता श्रेणी में 20 चुनिंदा फिल्मों को शामिल किया गया है। इसका समापन 13 फरवरी को 5 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कारों के ऐलान के साथ होगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संजय कुमार, मुंबई, राज्यसभा टीवी। और अब जल्दी से नजर देश और दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते में लोकायुक्त एक्ट पेश करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। मानव संसाधन मंत्रालय ने सुशांत दत्ता गुप्ता को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सिफारिश की है। सुशांत दत्ता गुप्ता पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उन पर आर्थिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप हैं। हरियाणा में बुधवार को नेशनल हाईवे 1 पर बड़ा हादसा हुआ। करनाल के पास घने कोहरे की वजह से 25 वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 4 एक ही परिवार के हैं। वहीं हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। लखनऊ में बुधवार को अपने साथी वकील की हत्या के विरोध में हाई कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर वकीलों का प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान आई गाड़ियों में आग लगा दी गई और पथराव भी किया गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में गिरे पत्थरों की जांच करने वाले वैज्ञानिकों ने उल्कापिंड के होने से इनकार किया है, जबकि राज्य प्रशासन उन पत्थरों को उल्कापिंड से जुड़ा ही मान रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को वेल्लोर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में कुछ पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में तस्करों ने एक और गैंडे को मार दिया और सींग निकाल कर ले गए। नेशनल पार्क में कुछ दिन पहले भी गैंडे की हत्या का मामला सामने आया था। सरकार ने कोलकाता त्रिपुरा के बीच के 15 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के लिए 580 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस रास्ते के बीच में 10 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में पड़ेगा।
और इस पर आने वाला खर्च भी भारत सरकार ही वहन करेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक बौखलाए हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और बैकुंठपुर के रिहायशी इलाके में कई घरों को तबाह कर दिया। हाथी ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ मचा दी, जिससे स्थानीय लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। मजबूर होकर लोग उसके शांत होने का इंतजार करते रहे। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के सफल आयोजन के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने विमान वाहक पोत INS विराट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इस पोत ने नौसेना में करीब 6 दशक तक सेवा दी। नौसेना जल्द ही इस पोत का इस्तेमाल करना बंद कर देगी। ताइवान में भूकंप में ध्वस्त हुई 17 मंजिला इमारत तैयार करने वाली कंपनी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पाया गया कि जमींदोज हुई इमारत नियमों के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। बीते शनिवार को आए भूकंप की वजह से 44 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।